शिष्यवृत्ति परीक्षा 8वीं कक्षा विषय गणित के अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक जो है वह है व्यवहारिक गणित से ही, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे व्यवहारिक गणित में 6.2 साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज की जब हम चर्चा करेंगे तब निश्चित है यहाँ पर रुपए का लेन देन, पैसों का लेन देन, बैंक का व्यवहार इत्यादि से संबंधित व्यवहार पर हमारा ध्यान अवश्य जाता है। तो कुछ चर्चा कर लेते हैं, कुछ शब्दावलियों पर चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि ब्याज, मूलधन, समय, दर। ये जो शब्द है ये हमेशा ब्याज के प्रश्नों में इसका उपयोग होता है। पिछली कक्षाओं में भी हमने इसके बारे में चर्चा की। कक्षा 6ठी, कक्षा 7वीं इत्यादि के गणित विषय में पाठ में हमने ये चर्चा की है। तो खातेदार अकाउंट होल्डर द्वारा बैंक में पैसे जमा करने के बदले बैंक द्वारा खातेदार को कुछ रकम दी जाती है। जब भी हम बैंक में कोई पैसा जमा करते हैं कुछ समय के लिए, तो बैंक हमें उसके बदले में कुछ एक्स्ट्रा रकम देता है। उसी प्रकार कर्जदार, अगर हमने बैंक से कर्ज लिया है तो फिर भी हम जब पैसा जमा करते हैं कर्ज की रकम, तो उससे कुछ अधिक रकम हमें जमा करना पड़ता है। तो बैंक पैसे के बदले पैसे देती है और कर्ज के बदले भी पैसे एक्स्ट्रा लेती है। तो इस प्रकार बैंक द्वारा दी गई अथवा एक्स्ट्रा जो ली गई रकम को ही हम ब्याज कहते हैं। यानी मूलधन से ज्यादा जो रकम ली गई अथवा दी गई वही ब्याज होता है। तो ब्याज, मूलधन, समय, दर, ये सब ब्याज के प्रश्नों में शब्दावली है। तो मूलधन क्या है? तो बैंक में जो रकम जमा की जाती है या हमने जमा किया शुरू में, या बैंक से हमने जितना कर्ज लिया शुरू में, वही हमारा मूलधन होता है। और जितने समय बाद हम कर्ज लौटाते हैं या जितने समय तक हमारा पैसा बैंक में जमा होता है, उसे ही समय कहा जाता है, जो कि वर्ष अथवा महीने के रूप में होता है। तो दर क्या है? तो जमा की गई जो रकम है या कर्ज के रूप में ली गई जो रकम है, उस पर बैंक ने कितना एक्स्ट्रा ब्याज दिया, उसकी गणना अगर हम 100 रुपए पर करें, यानी मूलधन 100 रुपए मानकर करेंगे, तो जो भी आएगा वही दर होता है। यानी 100 पर कितना। तो दर को प्रतिशत, यानी 100 पर प्रति वर्ष, यानी हर साल, प्रतिशत प्रति वर्ष, यानी एक साल पर, एक सैकड़े पर जो ब्याज मिलता है वही प्रतिशत प्रति वर्ष प्रव कहा जाता है। यही दर होता है। तो मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश के अक्षर प्रिंसिपल P द्वारा दर्शाते हैं। रेट, दर को द अथवा R अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। काल अवधि, समय, टाइम पीरियड को क अथवा N द्वारा दर्शाते हैं। नंबर ऑफ ईयर और मंथ, नंबर ऑफ ईयर ही वर्ष में ही गिना जाता है सामान्य तौर पर। इंटरेस्ट, ब्याज को I अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। मिश्र धन क्या है? तो मूलधन के अलावा ब्याज, ये दो रकम हमारे पास है, दोनों को मिलाकर जो होता है टोटल, वही मिश्र धन होता है। अर्थात मूलधन P और मिलने वाला ब्याज I, यह मिलाकर मिश्र धन A होता है।
एक सिंपल सा हम व्यवहारिक उदाहरण लेंगे क्योंकि हमारा गणित ही व्यवहारिक है, तो जिससे हम समझ जाएं कि ये जो टर्म्स हैं, दर, समय, मूलधन, विशेषधन, ये क्या है। प्रश्न पढ़ते हैं ध्यान से। सुविद्या ने संगणक खरीदने हेतु बैंक से 8% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए 30,000 रुपए कर्ज लिया। समय पूर्ण होने पर उसे रकम की अपेक्षा 2,400 रुपए अधिक देने पड़े, 2,400 रुपए अधिक देने पड़े। तो इस जानकारी के आधार पर नीचे कुछ चौखट है, उसे हमें भरना है। और यह उदाहरण कक्षा 8वीं की गणित पुस्तक में भी है। तो हमें यहाँ भी प्रश्न हल नहीं करना है, हमें टर्म्स को समझना है कि सुविद्या के लिए जो कर्ज लिया है सुविद्या ने, यानी मूल रकम, मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, जो कि म अथवा पी से दर्शाएंगे। तो मूल रकम क्या है वह पहले पहचान, उसे भरना। तो यहाँ पर 30,000 रुपए जो है ये कर्ज के रूप में लिया गया, मूल रकम है तो पी 30,000। दर यानी प्रति वर्ष 100 पर कितने रुपए ब्याज देने पड़ेंगे, दर के रूप में। दर क्या लगाया बैंक ने, तो वो है 8% प्रति वर्ष, प्रश्न में लिखा गया। 8% है, प्रति वर्ष भी है, इसलिए यह दर है 8। काल अवधि कितने समय के लिए यह कर्ज लिया गया है, प्रश्न में साफ साफ लिखा गया है सुविद्या ने 1 वर्ष के लिए यह कर्ज लिया है। तो यह 1 वर्ष यहाँ पर समय या कालावधि है, n बराबर 1। और समय पूरा होने पर सुविद्या ने कितना रकम बैंक को दिया ब्याज के रूप में, तो वहां पर प्रश्न में भी लिखा है साफ साफ कि 2,400 रुपए, 2,400 रुपए ब्याज दिया। इसका मतलब क्या सुविद्या ने 2,400 रुपए ही लौटाया बैंक को? नहीं, उन्होंने 30,000 रुपया कर्ज लिया था, वो लौटाया, साथ में 2,400 रुपए भी लौटाए। इसका मतलब सुविद्या ने जो कुल रकम लौटाया वो मूलधन और ब्याज को मिलाकर लौटाया, यानी ए मिश्र धन क्या हुआ, मूलधन और ब्याज, पी और आई को मिलाकर, जो कि यहाँ पर हो रहा है 30,000 रुपया मूलधन है, 2,400 ब्याज है, कुल मिलाकर 32,400 रुपए की रकम सुविद्या ने बैंक को लौटाई। यहाँ पर मूलधन, दर, समय, ब्याज और मिश्र धन की संकल्पना हमें स्पष्ट होती है। अब एक दूसरा उदाहरण भी लेते हैं ताकि और आसानी से समझे हम। 8% प्रति वर्ष, यानी यहाँ पर ये ब्याज की दर है। आकाश ने 25,000 रुपए 3 वर्षों के लिए बैंक में जमा किया। यहाँ पर आकाश ने अब जमा किया है, सुविद्या ने कर्ज लिया था, आकाश जमा कर रहा है मूल रकम 25,000 रुपए। उसे कुल 6,000 रुपए ब्याज मिला और 3 वर्ष के बाद आकाश को बैंक ने 6,000 रुपए ब्याज दिया। इस जानकारी के आधार पर चौखट को भरते हैं। सबसे पहले मूलधन कितना है, इस प्रश्न में आकाश ने कितने रकम जमा की, तो पी के रूप में यहाँ पर हुआ कितना, 25,000 रुपए। बहुत अच्छा। दर यानी प्रतिशत, 100 पर प्रति वर्ष दर क्या रखा बैंक ने, ब्याज की दर जो होती है ब्याज की होती है, और वह है प्रश्न में 8% प्रति वर्ष। कितने वर्ष तक आकाश ने बैंक में रकम को रखा, तो साफ साफ लिखा है प्रश्न में 3 वर्ष। और ब्याज कितना दिया बैंक ने 3 वर्ष के बाद, अवधि पूरा होने के बाद, तो साफ साफ लिखा है 6,000 रुपए ब्याज मिला। तो क्या 3 वर्ष के बाद बैंक आकाश को केवल 6,000 रुपए लौटाएगी? नहीं,
वह तो 25,000 रुपये भी लौटाएगी और 6,000 रुपये भी देना है उन्हें। इसका मतलब बैंक ने आकाश को मूलधन के साथ साथ ब्याज भी लौटाया 3 वर्ष बाद, और वह होगा 25,000 और 6,000 ब्याज मिलाकर 31,000 रुपये। यह कुल मिश्र धन हुआ आकाश का। तो मिश्र धन के बारे में हमने अभी देखा, कितनी रकम बैंक में जमा की गई या प्राप्त हुई, यह मूलधन होता है, और फिर जो ब्याज मिलता है उसमें मूलधन में जोड़ते हैं तो मिश्र धन मिलता है। तो मूलधन और ब्याज का योगफल ही मिश्र धन होता है। यह एक सिंपल सा समीकरण मिलता है। इस 3 जानकारी में से कोई भी 2 जानकारी हमारे पास हो तो हम तीसरी जानकारी निकाल सकते हैं। तो मिश्र धन ज्ञात करना है तो मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं। अब समीकरण बदल देंगे तो अलग अलग प्रकार के समीकरण मिल जाएंगे। पहला है a बराबर p धन i, ये तो सामान्य समीकरण है। p निकालना हो तो a में से i घटाएंगे, इस तरह से सूत्र बनता है। अब साधारण ब्याज को अगर हमें कैलकुलेट करना है, गणना करनी है, तो एक सिंपल सा सूत्र लगाते हैं। क्या है यह सूत्र? ब्याज बराबर मूलधन, दर और समय, इन तीनों को गुणा कर देते हैं और 100 से भाग दे देते हैं। सिंपल सा है सूत्र। ब्याज निकालना हो तो मूलधन, दर और समय का गुणा 100 से भाग, अर्थात I is equal to P into R into N upon 100। PRN बटे 100। यह एक साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है। और साधारण ब्याज मिल जाएगा तो मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे तो मिश्र धन मिल जाएगा। A is equal to P plus I। अलग अलग रूप में इसको I ज्ञात करना है। अगर मूलधन और मिश्र धन पता हो तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज मिल जाएगा। अभी हमने साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र देखा। ब्याज 2 तरह से होता है, एक तो ब्याज साधारण होता है, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि पहले साल जो ब्याज मिला उस ब्याज को मूलधन में जोड़ देते हैं। पहले साल का जो मिश्र धन होता है उसी को अगले साल मूलधन मान के फिर पूरे उस मिश्र धन पर ब्याज मिलता है। फिर तीसरे साल जो दूसरे साल ब्याज मिलेगा उस ब्याज को मिश्र धन में जोड़कर नया मिश्र धन मिलता है, और फिर रकम बढ़ जाती है और फिर उस पर ब्याज की गणना होती है। तो ब्याज पर ब्याज देते जाते हैं, लेते जाते हैं, तो वह चक्रवृद्धि या कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। और चक्रवृद्धि ब्याज, कोई भी ब्याज निकालना हो तो मिश्र धन में से, अंतिम मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र हमें मिश्र धन में से मूलधन घटाना ही होगा, लेकिन मिश्र धन ज्ञात करने के लिए एक स्पेशल सूत्र है, ध्यान से देखेंगे वो क्या है, जिसमें मूलधन, दर और समय तीनों का उपयोग होगा। अपने साधारण ब्याज में भी PRN बटे 100 को दिखा था, यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्र धन में भी PRN का उपयोग होगा, लेकिन उसको कैसे लिखते हैं? P गुणे कोष्टक में 1 धन R बटे 100 की घात N। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके याद कर लेंगे। वैसे हमने 8वीं कक्षा की गणित पुस्तक में जो पाठ है उसमें ये हमने देखा है। 7वीं और 6ठी में इसके प्रश्न ज्यादा है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हुआ P 1 धन R बटे 100 की घात N। ये तो मिश्र धन हुआ, उसमें से P को घटा देंगे, यानी मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता है। तो ब्याज मिलने के लिए मिश्र धन में से मूलधन को घटाना ही होता है। अब थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं। मूलधन, दर, समय यहाँ पर प्रश्न में लिया गया है।
चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। साधारण ब्याज होता तो हम PRN/100 करते, साधारण ब्याज निकाल लेते। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए उसका सूत्र लगाना पड़ेगा। पहले क्या क्या जानकारी दी गई है, P दिया गया है, R दिया गया है, N दिया गया है, ये हमने जान लिया। और I यानी चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है यहाँ पर। तो मिश्रण का सूत्र क्या है, मूलधन गुणे P गुणे 1/R/100, ये हमें पता है, N। अब यहाँ पर PRN का मान जो है वो रखते हुए हम मिश्रधन का मान ज्ञात करेंगे। P 50,000 है यहाँ, 1/R जो है वो 8 है, हमने देखा प्रश्न में R जो है 8 है, तो 8/100 घात N जो है वो 2 वर्ष है, तो 2 लिख दिया। अब इसको कैसे सरल करेंगे, 50,000 कोष्टक को पहले हल करेंगे। 1/8/100 मतलब 100 एकम 100 धन 8, यानी हल करेंगे तो 108/100 और घात 2 है। अब यहाँ पर हम इसको कोष्टक को तोड़कर गुणन के रूप में लिख सकते हैं, 108/100 108/100 2 बार, क्योंकि घात 2 है। अब जैसे भी हम सरल करें, 100 से भाग देकर 0 0 काट कर, नीचे चारों 0 कट गए, ऊपर के 4 0 से बचा 5 और 108 और 108 2 बार गुणा कर देंगे तो 58,320 आ गया। यह आया चक्रवृद्धि मिश्रधन A। तो ब्याज क्या होगा, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे। मिश्रधन आया 58,320, मूलधन शुरू में ही था 50,000, अंतर आया 8,320, यही हुआ दिए गए प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज की रकम। तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर 8,320 रुपए। तो चक्रवृद्धि ब्याज का उपयोग, इस सूत्र का उपयोग केवल चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए नहीं होता है, इसका दैनिक जीवन में और भी उपयोग है, उपयोजन है, एप्लीकेशन है, तो उसे भी हम देख लेते हैं। सूत्र तो वही है, A बराबर PI धन R/100 की घात N, लेकिन इसका उपयोग हमेशा मूलधन दर समय या चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए नहीं होता है। इसका उपयोग दैनिक जीवन में हम और भी जगह करते हैं, उसी को एप्लीकेशन या उपयोजन कहते हैं। तो सूत्र तो हमें याद है, उपयोजन हम देख लेते हैं। तो सामान्य तौर पर ब्याज की जो रकम होती है दर के अनुसार हर साल मिलती है, और अंत में मिश्रधन जो होता है वो मूलधन से ज्यादा ही होगा, क्योंकि ब्याज उसमें जोड़ते जाते हैं। अगर ब्याज की जो रकम है बैंक को घाटा हो गया तो क्या होगा, तो ब्याज नहीं मिलेगा, कम हो जाएगा। और ब्याज की रकम ही कम कम होती जाएगी, तो फिर मिश्रधन जो है वो मूलधन से कम ही हो जाएगा, अंतिम रकम। इसको हम उदाहरण द्वारा अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे दैनिक व्यवहार में सेकेंड हैंड वस्तुएं, हम लोग उपयोग की गई वस्तुओं को खरीदते हैं ना, पुरानी साइकिल या कभी पुराने टीवी या सिलाई मशीन या इत्यादि मोटर गाड़ियां हम जब खरीदते हैं तो उसकी कीमत नई कीमत से कम होती है, मतलब उसका जो वैल्यू है वो कम कम होता गया। तो कितने साल बाद और हर साल कितनी वैल्यू कम होती गई, ऐसे प्रश्नों में हम इस चक्रवृद्धि मिश्रधन के सूत्र का उपयोग करते हैं। जनसंख्या की वृद्धि होती है हर साल, या कभी कभी कम भी होती है, तो कितनी जनसंख्या घट के कितनी हो गई, इसे ज्ञात करने के लिए भी चक्रवृद्धि मिश्रधन के सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो जनसंख्या में वृद्धि भी होती है तो जनसंख्या में कमी भी होती है। सूत्र के अनुसार हम इस तरह के प्रश्नों में वृद्धि और
कमी को ज्ञात कर सकते हैं। जब मूल रकम से या शुरुआती संख्या जनसंख्या से बाद की जनसंख्या अगर बढ़ गई है, दर बढ़ रहा है, तो दर धनात्मक प्लस लेते हैं, और जब संख्या घट गई है तो दर ऋणात्मक हुआ होगा, तभी संख्या घटती है। तो कमी हो, अवपात हो, गिरावट हो, फिसलन हो, इस पर दर को ऋणात्मक लेते हैं। सूत्र वही रहेगा, केवल आर जो है वो धनात्मक अथवा ऋणात्मक लेना पड़ता है। तो ए बराबर दोनों जगह वृद्धि होने पर सूत्र वैसे का वैसे ही रहेगा, यानी मूल स्थिति से आगे की स्थिति बढ़ी हुई है तो वृद्धि होती है, आर धनात्मक है। लेकिन अगर कमी हो गई, दाम घट गया, जनसंख्या कम हो गई, तो फिर दर जो है वो ऋणात्मक माइनस में हो जाता है। ये ध्यान रखना है, इसे भी हम उदाहरण द्वारा अच्छी तरह समझ जाएंगे। हम पहले उदाहरण लेते हैं, फिर हम स्कॉलरशिप के प्रश्नों को लेते हैं। किसी शहर की जनसंख्या में 8% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होती है। देखो यहाँ पर आप साधारण ब्याज वगैरह या चक्रवृद्धि ब्याज, बैंक का कोई हिसाब किताब नहीं है, प्रश्न व्यवहारिक है जो कि एप्लीकेशन के उपयोजन के अंतर्गत होता है। तो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है हर साल, ये प्रश्न में कहा गया है 8% प्रति वर्ष की दर से। 2010 सन 2010 में उसकी जनसंख्या 2,50,000 है, बराबर पहले है ये। 2012 में मतलब 2 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी कुल जनसंख्या ही बताना है, कितना बढ़ा है ये नहीं बताना है, कुल बताना है हमें, ये ध्यान रखना। ऐसे प्रश्नों में सूत्र का उपयोग कैसे करेंगे? पहले प्रश्न में जो जानकारी दी गई है उसमें मूल जनसंख्या जो है उसको हम P मानेंगे। वर्तमान जनसंख्या वो है 2,50,000। तो P किसे मानना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर A किसे मानना है वो देखेंगे। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो दर जो है वो धनात्मक होगा, 8% प्रति वर्ष, और वृद्धि है इसलिए धनात्मक होना ही है वो, तो 8% हमने धनात्मक लिख दिया, धन का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं। कितने साल तक यह वृद्धि होती रही, यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 साल, 2012 तक, 10 से 11, 11 से 12, 2 वर्ष हो गया। अब जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी भविष्य में आगे कितनी होगी। तो जब जनसंख्या आगे की यानी भविष्य की जनसंख्या बतानी है, इसका मतलब हमें A ज्ञात करना है। ध्यान रखो, आगे की जनसंख्या को बतानी है, बढ़ी हुई जनसंख्या बतानी है, तो हमें A ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या कहता है? A बराबर P1 धन R/100 N। अब इस सूत्र में A, P, R का मान दी गई जानकारी के अनुसार हम रखेंगे। तो हमें A ज्ञात करना है और P दिया गया है 2,50,000। 1 धन R, दर है 8%, धनात्मक है, 8 लिखेंगे बटा 100। कितने साल की? 2 साल की वृद्धि दिखानी है। अब हल करेंगे, 1 धन 8/100 को सरल करते हैं तो 108, 100 एकम 100, धन 8, 108 बटा 100। 2 बार गुणा क्यों किया? क्योंकि घात 2 है। सरल कर देंगे, आएगा 25 गुणे 108 गुणे 108, और यहाँ पर गुणनफल आ जाएगा 2,91,600। यह क्या हुआ? A, जो कि जनसंख्या है 2 साल बाद की, मतलब 2012 की जनसंख्या हो गई 2,91,600। आपसे पूछा गया कितनी बढ़ गई, तो कैसे निकालेंगे? तो 2,91,600 में से पुरानी जनसंख्या 2,50,000 घटा देंगे, जो भी आएगा 41,600 वही
बढ़ी हुई जनसंख्या है, लेकिन यहाँ पे बढ़ी हुई नहीं पूछा है, कुल पूछा है, तो हम ए ही ज्ञात करेंगे। इस तरह से हमने सूत्र का उपयोग किया और प्रश्न हल किया। अब इसी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करते हैं। जनसंख्या में वृद्धि के बजाय जनसंख्या कमी हो गई, कम हो गई, 8% की दर से कम होती जा रही है। तब अगर 2010 में 2,50,000 जनसंख्या है तो 2,12,000 में कितना होगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो प्रश्न में जो जानकारी दी गई है 2010 की जनसंख्या यानी वर्तमान जनसंख्या, पहले की जनसंख्या P है, तो उसको P ही मानेंगे। 2,50,000। प्रतिवर्ष जनसंख्या कम हो रही है, तो यहाँ पर दर क्या हो गया? जो 8 है वह कम हुआ, मतलब अनुपात है, कमी है, तो ऋण हो गया, ऋणात्मक, माइनस में। समय 2 साल का ही लग रहा है। तो 2012 की जनसंख्या कितनी होगी? कुल जनसंख्या पूछी गई है भविष्य की, तो वह ए ही रहेगा। कितनी होगी ज्ञात करना है, उपयोग करेंगे सूत्र का। ए बराबर P गुणे 1 धन R बटे 100, लेकिन R ऋणात्मक होना है यहाँ क्योंकि कमी हो रही है। अब मान रखते हुए हम तो R ऋणात्मक होना चाहिए, माइनस माइनस को नहीं करना है, R जो ऋणात्मक होना चाहिए कमी होने पर। तो 100 एकम 100 ऋण 8, 92 बटा 100 2 बार, क्योंकि घात 2 है। सरल करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 25 गुणे 92 गुणे 92 और गुणनफल आ जाएगा 2,11,600। यह है 2 साल बाद की जनसंख्या। कितनी कम हो गई? 2.5 लाख से यह हो गया 2,11,600, यानी कम हो गई। तो 2,11,600 जनसंख्या होगी अगर जनसंख्या में कमी होती रही। तो वर्तमान जनसंख्या के बाद भविष्य की जनसंख्या चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, वर्तमान को P मानेंगे, भविष्य को A मानेंगे। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब चलते हैं स्कॉलरशिप के प्रश्न को देखते हैं। रोहित ने मोहित के पास से 3 वर्ष उपयोग में लाई गई एक पुरानी मशीन खरीदी 8,57,375 रुपए। घिसावट की दर से, यानी हर वर्ष उसमें कमी होती गई, दाम में 5% की कमी होती गई। तो मोहित ने वह यंत्र कितने रुपए में खरीदा होगा? अब यहाँ पर समझने की बात क्या है? मोहित ने बेचा उसको 8,57,375 में, 3 साल उपयोग करके बेचा। तो मोहित ने कितने में खरीदा था यही बताना है। तो क्या बताओ, पहले बात तो मोहित ने उससे ज्यादा में खरीदा होगा या कम में खरीदा होगा, ये जानने की बात है। सबसे पहले 3 वर्ष उसका उपयोग किया गया मशीन का, तो समय 3 वर्ष हो गया। और आज उसने वर्तमान जो दाम है वो 8,57,375 में बेचा गया। अब यहां पर ध्यान रखो, अभी उसने यह वर्तमान ए कैसे हो गया? इसके पहले तो वर्तमान P था। तो समझने की बात क्या है यह देखना। 5 प्रति वर्ष प्रति की दर से घिसावट हो रही है, कम हो रही है, दाम कम होता जा रहा है, तो माइनस में आ गया R। अब यहाँ पर P मूल रकम होगी, कैसे? वर्तमान कीमत A है, पहले कितने में खरीदी थी, यानी भूतकाल की बात है, मूल दाम कितना था, तो मूल दाम ही तो P होता है और वह भूतकाल में था। तो वर्तमान कीमत
को ए मानते हैं जब भूतकाल की कीमत मूल रकम है, तो वह भूतकाल की कीमत बी होती है और सूत्र वही होगा। और वर्तमान कीमत को पी कब मानते हैं? जब दाम वृद्धि होगी और भविष्य काल की कीमत हमें निकालनी है, तो वह ए होगा। इसको बहुत अच्छी तरह से हमें समझना होगा बच्चों। तो यहाँ पर हमें पुरानी कीमत निकालनी है, पुरानी मूल कीमत याद करनी है। कब? जब दाम घट रहा है, बराबर। तो पी याद करना है, ए दिया गया, यह समझना हो। अब दिए गई जानकारी के अनुसार सूत्र में मान रखते हैं, तो ए दिया गया है और पी ज्ञात करना है। दर है ऋण 5 क्योंकि गिसावट है, और 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष पहले कितना था यह बताना। अब सीधे सीधे हम सरल करते हैं। 100 एक कम 100 ऋण 5 95/100, 3 साल है। तो P बराबर, समीकरण को उलट देते हैं, 95/100 तो 100/95 हो गया। पक्षांतर द्वारा 3 बार, किसी भी तरह आप हल कर सकते हैं इसे। अब हमें P का मान ज्ञात करना है, तो 95 से हम दिए गए जानकारी को, या 19 से या 5 से कैसे भी काटते हुए जब काटेंगे, तो यह पूरा 8,57,375 कट के 1 हो जाएगा 95 से। तो बचागा केवल P बराबर 100 × 100 × 100, अर्थात कितना हुआ ये? 10 लाख रुपए। तो 3 साल पहले इस मशीन की कीमत कितनी थी? मूल रकम 10 लाख रुपए, और आज कितने में बिक गई वो? यानी 3 साल बाद कितने में बिकी? 8,57,000 में, कम होकर बिकी। प्रश्न में पूछा गया कि मोहित ने रकम कितने में खरीदी थी? तो 10 लाख रुपए में उसने खरीदी थी। तो 10 लाख ऑप्शन सही होगा, पहला। और एक उदाहरण देखते हैं। अपर्णा और अर्चना ने क्रमशः 10,000 रुपए, 12,000 रुपए समान दर समान अवधि के लिए बैंक में जमा किए। यहाँ बैंक वाला प्रश्न है। अपर्णा ने 10,000, अर्चना ने 12,000 रुपए जमा किए। उन दोनों के लिए दर समान था, दोनों के लिए समय समान है, अवधि समान है। तो दोनों को ब्याज जो मिलेगा उसका अनुपात ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना नहीं है। और ब्याज जब लिखा है, इसका मतलब हमेशा वो साधारण ब्याज ही होता है। अनुपात 3:4, 4:5, 5:6 या 6:5 है। तो दर समान है, अवधि समान है, हमें कैलकुलेशन करना ही नहीं। दर और अवधि समान है तो कोई ब्याज का सूत्र नहीं लगाना है बच्चों। कि म द स PRN में से R और N समान है, तो P ही बचा ना। तो इसका मतलब अगर समान दर है, समान अवधि है, तो ब्याज का जो अनुपात होगा वह मूलधन के अनुपात में ही हो, मूलधन के अनुपात के तुल्य होगा। तो हमें मूलधन पर ही फोकस करना है, अपर्णा और अर्चना के। तो अपर्णा का मूलधन प्रश्न के अनुसार 10,000, अर्चना का मूलधन प्रश्न के अनुसार 12,000। दोनों का मूलधन पता चल गया, तो ब्याज का जो अनुपात है इसी अनुपात में होगा, मतलब 10,000 और 12,000 के अनुपात में। अब सरल कर देंगे तो 10 और 12 कट के हो जाएगा 5 और 6, 5/6, और अनुपात के रूप में यह हो गया 5:6। सिंपल सा प्रश्न। तो ऑप्शन हो गया 5:6, और वह होगा तीसरा। तीसरे को हम चुन लेंगे। तो इस तरह से ब्याज के प्रश्नों में हमें उसका सूत्र का उपयोग कैसे करना है, ये हमने देखा। हमारा अगला जो घटक होगा इसी व्यवहारिक गणित से होगा 6.3 लाभ हानि। लाभ और हानि पर हम चर्चा करेंगे। और आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।
तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।